पंडित क्या होता है और कायस्थ क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। मैं एक बंगाली परिवार से हूँ और हमारे यहाँ दो ही चीज़ों का वो है विश्लेषण किया जाता है कि एक बंगाली और एक नॉन बंगाली, यही दो हमारे समाज हैं। इसमें थे, हमारा भाई फौज में था, तो हम लोगों ने कभी जातिवाद देखा ही नहीं। ये जानते थे कि अंकल मुस्लिम है, उनके यहाँ से इफ्तार आएगा, और आंटी जो है वो क्रिश्चियन है, उनके यहाँ से क्रिसमस केक आएगा, इतना तक जानते थे, जाति नहीं जानते। आज की तारीख में अर्थव्यवस्था की ये दशा नहीं होती तो फिर शायद हमें पुरानी पेंशन याद नहीं आती। मेरा सोचने का मतलब ये है और कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था को डिमोनेटाइजेशन का जो करारा प्रहार मोदी जी ने किया, और जिसके ऊपर आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करना है तो उस पर स्टडी कर रहे हैं वो, कि डिमोनेटाइजेशन उसका एक तरीका है कि किसी देश को बर्बाद कैसे किया। चुनाव प्रचार का दौर गुजर गया, सीधे नतीजे की बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर से कांग्रेस की जोनल प्रवक्ता सुरहिता करीम जी हैं, डॉक्टर सुरहिता करीम जी हैं। मैम, आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज महिला दिवस है, महिला दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं या भी किसी और क्षेत्र में वो आना चाहती हैं, आपके जैसे बनना चाहती हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि महिलाओं में कोई चीज़ की कमी नहीं है, न तो अक्ल की कमी है, न हुनर की कमी है। सिर्फ जो ज़रूरत है वो समाज को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मिलें, जहाँ पे अवसर मिले उसका फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें। जो जो चीज़ें आप करना चाहें, उसके सपने जो आप देखती हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत और एक एम लेके अगर चलेगा पर्सन, तो उसको ज़रूर उसकी जो मंजिल है वो मिलेगी। और आज के ज़माने में जो वुमेंस डे का सेलिब्रेशन है उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है कि जितना एक लड़का अचीव कर सकता है उतनी एक लड़की अचीव कर सकती है। तो जेंडर के बीच में हमको कोई भेदभाव नहीं, न सोचना है, न अपने दिल में ये बात रखनी है और न समाज में ये चीज़ को फैलने से रोकना है हमको। जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, आपके बारे में ये जानना चाहता था कि सुरहिता करीम कौन है, एक सफल डॉक्टर की तरह है। जब मैं ये ढूंढने लगा तो ये पता चला कि आप फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, तो आप मल्टीपल हैं। इस पे बात करेंगे। सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं क्योंकि आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है, एक तरफ बातें की जा रही हैं, बीजेपी सपा हर जगह, कल का एग्जिट पोल आया है, बीजेपी को आगे रखा गया, सपा लड़ाई में है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। किसी ने 3 सीटें दी हैं, किसी ने 4 तो किसी ने 6। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि डॉक्टर होते हुए मैं क्यों राजनीति में आई, मुझे क्या दिलचस्पी है राजनीति में, और उसी से कांग्रेस का भी हम आपको वो बताएंगे कि मैं राजनीति में आई क्योंकि जब मैं गोरखपुर में आई, आज से 40 साल पहले मैं पढ़ने आई थी, और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बड़े डरे हुए रहते हैं, हर चीज़ पे बड़ी नेगेटिव। न्यूज़ में भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती थी जिसमें कि कोई एक सामाजिक सरोकार की न्यूज़ आए, कोई अच्छाई जो हो रही है, कुछ लोग जो थोड़ा थोड़ा अपना प्रयास कर रहे हैं उसको आगे दर्शाने की न्यूज़ आए। तो वहाँ जब मुझे एक मौका मिला राजनीति में आने का, और वो मौका मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्योंकि मेयर का चुनाव था, महिला सीट थी, तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऑफ़र आया कि आप महिला होकर आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़िए। तो वो मेरा पहला राजनीति के साथ एक मेरा वो था कि एक समझ लीजिए इंटरवेंशन की, जिसमें मैं सक्रिय राजनीति में आई। उसके पहले मेरा एक दिली इच्छा थी, समाज सेवा में हम लोग हमेशा जुड़े हुए थे। कुछ हमारे घरों में ऐसे संस्कार थे जिसमें सिखाए जाते थे कि दूसरों की भलाई करो, चाहे 4 कपड़ा अपने पास हो उसमें से भी 1 कपड़ा किसी को दे दो। तो इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जो हैं, वो यहाँ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में, और जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के समय ये था कि सारे टीचर्स को पैंट शर्ट पहन के आना है, तो तब भी वो हमेशा धोती कुर्ते में जाते थे, और इसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था कि वो मुझे हमेशा कहते थे तुम डॉक्टर बन जाना, लेकिन कभी देश की, डॉक्टर बन रही हो तो अपनी सेवा मत करना, देश की सेवा करना। तो आज की राजनीति जब मैंने देखा, गोरखपुर आके मुझे पता चला कि पंडित क्या होता है और कायस्थ क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। मैं एक बंगाली परिवार से हूँ और हमारे यहाँ दो ही चीज़ों का वो है विश्लेषण किया जाता है कि एक बंगाली और एक नॉन बंगाली, यही दो हमारे समाज हैं, कि एक बंगाली समाज है और अबंगाली समाज है। लेकिन यहाँ आके मैंने जाना, गोरखपुर में आके जाना कि ये समाज और भी टुकड़ों में बटा हुआ है। पंडित हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, और उनके साथ अलग अलग किस्म की
तरह से उनको देखा जाता है। जब मैं गांव में जाने लगी, थोड़े मेडिकल कैंप के जरिए जाने लगी, तो मैंने देखा कि यहाँ गांव में इस तरीके का एक चलन है, जो थोड़ा नीची जाति का है वो दूर बैठेगा, नीचे बैठेगा, पानी पूछा जाएगा तो हाथ जोड़ लेगा कि पानी नहीं पियेंगे साहब। हमें नहीं मालूम था कि वो पानी इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि वो एक ब्राह्मण के घर में आया है, इसलिए पानी नहीं पी रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें मुझे समझ में आने लगी तो मुझे लगा राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम अगर अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं, तो हमें ये समानता लानी पड़ेगी, चाहे धर्म की समानता हो या हमारी जातियों की समानता हो। और कांग्रेस पार्टी में हमें ये आइडियोलॉजी, चूँकि एक तो राष्ट्र जब से निर्मित हुआ है तभी से हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से हम लोग प्रभावित थे बचपन से भी और अभी भी हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने चुना और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी हमें अच्छी लगी और उसी के साथ हम हैं। आप लगातार चुनाव में सक्रिय रहीं, तमाम आपके इंटरव्यू देख रहे थे। एक तरफ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया, क्या लग रहा है जो 10 तारीख को एग्जिट जो नतीजे आएंगे, कैसा परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा? कांग्रेस का देखिए बाकी सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन था बहुत मजबूर हो गया था, बहुत टूट गया था। 30 साल से सत्ता में न रहने की वजह से हमारे कार्यकर्ता अलग अलग दलों में चले गए थे। बड़े बड़े नेताओं ने, मतलब प्रदेश अध्यक्ष तक ने पार्टी छोड़ दी थी। तो इसका बड़ा मानसिक आघात होता है। कार्यकर्ता जैसे हम लोग जैसे कार्यकर्ता गोरखपुर में बैठे हैं जहाँ पे बीजेपी का इतना दबदबा है, वहाँ हम कहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, और उसके बाद हमारा जो बड़ा नेता है वो पार्टी छोड़ के चला जाए, उसका बड़ा आघात होता है। तब भी हम लोग दम लगा के इस बार चुनाव में बहुत अच्छा रहा कि यूपी का प्रभार जो है हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मिला, और उन्होंने एक नई शक्ति जो इस नारे के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया, उसमें महिलाओं के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा एक दौड़ा। और जब जब हम लोग उनके साथ गए, देखा उनकी यहाँ पे भी रैली हुई और भी तमाम जगह रैलीज हुई, तो आज नहीं तो कल ये नारा जो है और ये जो राजनीति बदलने की जो इच्छा है ये ज़रूर रंग लाएगी। और आज का रिज़ल्ट, कल का रिज़ल्ट कैसा भी हो, लेकिन कांग्रेस को वापस आना ही है। देश निर्माण के लिए हम लोग ये देख चुके हैं, अलग अलग पार्टियों को मौका दे के देख चुके हैं। देश निर्माण का विज़न और इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीज़ का अगर किसी के पास काबिलियत है तो वो कांग्रेस के पास है। जैसे मैम, अगर कांग्रेस के और भी नेता हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका नज़रिया कांग्रेस का क्या है, लेकिन मैं आपसे जानता हूं कि आपका नज़रिया कांग्रेस के लिए क्या है। कांग्रेस का मतलब ही होता है लोगों का समूह, और वो आंदोलन से लेकर आज़ादी तक कांग्रेस लड़ी है। आपने आइडियोलॉजी की बात की कि मैं उस आइडियोलॉजी को मानी और मेरा परिवार कांग्रेस का था। G7 के 23 के बड़े बड़े नेताओं ने ये खत लिखा सोनिया गांधी को कि कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये दिया था कि हेमंत बिश्व शर्मा जो इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं, वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाते हैं और राहुल गांधी से समय लेते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हेमंत बिश्व शर्मा को समय दे, और वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं। आज वही हेमंत बिश्व शर्मा 5 साल पहले छोड़ते हैं कांग्रेस और इस समय असम के मुख्यमंत्री। क्या आपको बतौर कांग्रेस की एक आप लीडर हैं और इस बीजेपी के गढ़ में आप कांग्रेस को बुलंद कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, मैं आपको उस सवाल पे बात करूंगी जो आपने हेमंत बिश्व शर्मा को लेके उठाया। आज तक मीडिया में हम लोग जो भी जानते हैं उस मुलाकात के बारे में, वो हेमंत बिश्व शर्मा के तरफ से जानते हैं। उन्होंने जो आके बताया उसी को जानते हैं। राहुल गांधी के किसी इंटरव्यू में आप लोगों ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा, और इस पे उनका क्या प्रतिक्रिया आएगा उसका मैं इंतज़ार करूंगी, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग हेमंत बिश्व शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे ऐसे कम्युनल भाषण देते हुए देख रहे हैं मंच से। तो हमको आज ये एहसास हो रहा है कि ये जो निर्णय लिया था हमारे नेता ने, राहुल जी ने, ये बहुत अच्छा निर्णय था, सही निर्णय था। क्योंकि इस तरीके के छिपे हुए संघी अगर हमारे पार्टी के अंदर बैठे रहेंगे, और थे बैठे, और इन्होंने ही नुकसान किया पार्टी का, और ऐसे लोग अगर छट के बाहर चले जाएं तो शायद कांग्रेस पार्टी दोबारा अच्छी तरह से खड़ी हो पाएगी। और दोबारा, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग हैं उनकी विचारधारा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो कभी, आपने आज तक राहुल जी को, सोनिया जी को या प्रियंका जी को मंच से किसी को कोई निजी अटैक करते हुए या निजी तरीके से हर्ट करते हुए नहीं सुना होगा, और ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। तो आज हेमंत बिश्व शर्मा को ज़रूर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ओहदा दिया है, और उस मुख्यमंत्री के ओहदे को लेके वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, नफ़रत के बीज बो रहे हैं, नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं। असम में इतनी नफ़रत हो गई है कि जो एक बहुत शांतिप्रिय प्रदेश था, उसमें क्या हालत हो गई है। तो ऐसे लोग अगर पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो हम कहते हैं नमस्कार, आप उसी पार्टी में खुश रहिए। हमें अपने लीडर पर पूरा विश्वास है। राहुल जी की बातें यदि आप सुने, वो एक
ट्रू टू द लाइन शायद पॉलिटिशियन नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन की हम लोगों की धारणा बनी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट सो मेनी डिकेड्स की, हम लोग ये सोचते हैं इतने दशकों से जिस किस्म के पॉलिटिशियंस को देखने की आदत हो गई है जनता को, शायद राहुल गांधी उस टाइप के पॉलिटिशियन नहीं हैं। लेकिन वो जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो हम सब लीडर्स को बहुत पसंद आ रही है, हम सब उनके साथ हैं। इतनी आप लोगों ने मेहनत की, प्रियंका गांधी ने भी खूब मेहनत की और उनकी रैलियों में भीड़ आ रही थी। अगर कांग्रेस में थोड़ी ताकत आएगी, चाहे उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये तो 10 तारीख के नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन एक नारे में और एक मेन स्ट्रीम मीडिया में ये प्रश्न पूछा गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लोग पूछ रहे हैं लड़का कहाँ है राहुल गांधी को, वो काफ़ी कम सक्रिय यूपी में है, क्या कहना है? देखिए, यूपी का प्रभार जब शुरू हुआ था तो 2 लोगों को दिया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कुछ किया नहीं, प्रियंका जी को अकेले फिर इसको एक चैलेंज के रूप में दिया गया। और जब ये चैलेंज पाके और उन्होंने इतनी बखूबी इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे उन्नाव हो, सब हाथरस हो, जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था वहाँ गईं, जेल में भी रहीं। और योगी जी ने भी उनके ऊपर तमाम किस्म के निजी पर्सनल प्रहार किए कि लड़की को झाड़ू ही लगाना चाहिए, यही उनको शोभा देता है, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने इन लोग को सुनना पड़ा। तो उसके बावजूद उन्होंने अपनी शालीनता, मर्यादा और अपने भाषणों में कभी भी कोई ऐसी चीज़, ओछी चीज़ कही नहीं। और राहुल जी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पब्लिक यहाँ पे प्रियंका जी से ही इतनी अभिभूत थी कि शायद अब जब केंद्र का चुनाव होगा तब राहुल गांधी का भी दौरा लगेगा। लेकिन चूंकि 4-5 राज्यों में चुनाव थे, सब लोग बिजी थे, तो राहुल जी का लास्ट में था भी 1 दिन का बनारस का प्रोग्राम। तो जितना उनकी ज़रूरत महसूस हो रही थी वो लीडरशिप ने उनको उसी तरह से। मैं आपके बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि देखिएगा मैडम बड़ा चतुराई से बोलती हैं और घुमा भी देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देख रहा हूँ मेरे प्रश्नों से आप घुमा भी रही हैं, बड़ा अच्छा बोलेंगी। तो हम एक प्रश्न कर लेते हैं। आपने कहा कि संघी और इस तरह के विचार के लोग हमारे पार्टी में थे, हमारे पार्टी को नुकसान हो रहा था, और जिस तरह से वो स्पीच दे रहे हैं असम में, असम को अस्थिर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी भी, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, जनेऊधारी हूँ, मेरा परिवार इस बैकग्राउंड से आता था, मैं पूजा करता हूँ, और हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहे थे। सब जानते हैं कि हिंदुत्व के पीछ पे बीजेपी मजबूत है। क्या आपका कहना है? एक तरफ महंगाई बचाओ आंदोलन होता है राजस्थान में, और महंगाई बचाओ आंदोलन में राहुल गांधी 2 मिनट महंगाई पे बात करते हैं और 15 से 20 मिनट बाद वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस पे क्या कहते हैं? ये देखिए, आप समझते हैं राजनीति को, और मैं भी समझने लगी हूँ अब थोड़ा बहुत, पिछले 8 साल से हूँ। तो राजनीति में जो सही बात को सही समय पे कह देना ही उचित है। जैसे राहुल जी ने जब सही समय पे कोरोना के लिए आगाह किया था, उसके 6 महीने बाद कोरोना पे काम शुरू हुआ। राहुल जी ने चाइनीज़ इनकर्शन के ऊपर बात किया था, एग्रेशन के ऊपर बात किया था, उसके बाद सरकार उस पे जागी। इसी तरह से राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदू के ऊपर बात किया है। और ये बात कहना मंच से किसी भी लीडर के लिए पॉलिटिकली बहुत नुकसान भी हो सकता था इसका, क्योंकि राहुल जी, हम अपने आप से पहले भी कहा, एक पक्के लीडर हैं और एक दिल से सच्चे लीडर हैं। उनका ये सोचना नहीं है कि इससे हमें नफ़ा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन जब बीजेपी ने राष्ट्रवाद को हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया कि ये राष्ट्रवादी है, ये आतंकवादी है, ये टोपी पहनता है तो इसका ये काम है, और ये भगवा पहनता है तो ये बहुत अच्छा है, जो कांग्रेस में जब तक था वो चोर है और जब वो भाजपा में आ गया तो वो ईमानदार है। ये सब जब सर्टिफिकेट बंटने लगे भाजपा की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से और यहाँ के यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, तब ये बोलना ज़रूरी था, किसी भी मंच से किसी बड़े नेता को बोलना ज़रूरी था, अपने लोगों को समझाना ज़रूरी था कि क्या फ़र्क है हिंदुत्व और हिंदुइज़्म में। आपके एक जैसे दर्शक से बात हो रही थी जो आपके जानने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता, तो उन्होंने कहा यूपी में तो मेरी जो स्थिति होगी, क्योंकि मैंने एक सवाल किया उनसे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और आप रास्ते में काफ़ी कमज़ोर हैं, पीछे हैं। तो उन्होंने कहा 24 की विसाध हमने राजस्थान से खेल दी है OPS को लेके, इसको आप कैसे देखते हैं? जो पुरानी पेंशन बहाली है, आपने एक बहुत बड़ा दबाव इस चुनाव में कर दिया, आगे आने वाली सरकारों के लिए 24 में एक बहुत बड़ा आपने दाव चला, इस पर आपको क्या है? पुरानी पेंशन बहाली स्कीम तो देखिए एक अच्छी स्कीम भी है, और चूंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू किया है तो कर्मचारियों के अंदर जोश भी है। अगर तो उसका एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया था, और अर्थव्यवस्था जब गिरी तो लोगों की पेंशनें याद आईं। जब पेंशन क्यों याद आती है? जब हमारे पिता जो 50-55 साल तक काम कर रहे हैं और उसके बाद वो रिटायर होके वो घर में बैठे हैं, तो उनकी पेंशन के सहारे उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत के बाद उनकी बीवी की ज़िंदगी उससे चलती थी और चलती रहनी चाहिए।
अगर हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी से चल रही थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, अगर वो उसी तेज़ी के ग्राफ से उठती रहती तो शायद हम लोगों को किसी को पेंशन ख़त्म होने का कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि बच्चे इतना कमाते, इतना रोज़गार होता कि माँ बाप को आसानी से वो संबल दे सकते थे। लेकिन चूंकि वो हुआ नहीं तो पेंशन तो अब एक आखिरी सहारा है, आखिरी उम्मीद है, और इसीलिए उसके बारे में बात हो रही है। आप गोरखपुर से हैं और काफ़ी आपने कई जगह इंटरव्यू भी दिया और अपने पार्टी को मजबूत भी कर रही थी। कभी कांग्रेस की तरफ से ऑफर नहीं आया कि आप गोरखपुर से लड़ें? हाँ बिल्कुल ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने 2 चुनाव यहाँ पे लड़ा है। मैंने यहाँ पे मेयर का चुनाव लड़ा है और बाई इलेक्शन में मुझे एमपी का टिकट दिया गया था, एमपी बाई इलेक्शन मैंने लड़ा है। तो लेकिन इस बार मुझे लगा कि अब और लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी बार बार टिकट के लिए दावा करे वो अच्छी बात नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है ये चीज़, और इसलिए मैंने मना कर दिया था। एक तरफ भाषाई मर्यादाएं बिगड़ रही हैं। हमने देखा अखिलेश जी को योगी जी पर अटैक करते हुए, योगी जी को अखिलेश जी पर अटैक करते हुए, चीलम जी भी चर्बी, गर्मी, ठंडी, इस तरह की बातें। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। इस भाषाई मर्यादा का उल्लंघन, जिसको कहते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, हमारे यहाँ जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था सिविक्स और उसमें कि कैसे पार्लियामेंट बनता है, आपने भी पढ़ा होगा मेडिकल, इसमें यूनिवर्सिटीज़ में मॉक पार्लियामेंट होता है, डिबेट्स में लोग पार्ट लेते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या जो बोलने में तेज़ होते हैं उनको डिबेट्स में बताया जाता है कि इस वर्ड को नहीं यूज़ करना है, इस वर्ड को यूज़ करना है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है 2012-13 से, जब पहली बार उन्होंने जर्सी गाय शब्द का यूज़ किया था। आपको अगर याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जर्सी गाय और बछड़ा का वर्ड यूज़ किया था। हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई थी कि हम क्या बताएं। उस समय ना कोई मीडिया हमसे पूछने आया था उसका प्रतिक्रिया, नहीं तो हम लोग उसी समय उस चीज़ को उठाते। लेकिन भाषाई मर्यादा दिन प्रतिदिन गिरती रह रही है और इसका नुकसान हमारी जो भविष्य की जो जनरेशन है उसके ऊपर आएगा, क्योंकि वो जब पॉलिटिक्स को देखेगी, राजनीति को देखेगी, तो वो सोचेगी शायद इस तरह से ही आपकी राजनीति, आप प्रेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मीडिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इस तरीके के आप बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं है। अब डॉक्टर हैं, कोई बीमारी आती है तो आप पेशेंट को समझाते हो कि ये ना खाना, ये समय पे दवा ले लीजिए, और भी चीज़ें हैं, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को, जातिवाद को लेके आपकी सोच क्या है? मतलब डॉक्टर, एक पॉलिटिशियन। भ्रष्टाचार तो देखिए एक जीवंत समस्या है। जातिवाद को लेकर, जातिवाद में हम विश्वास नहीं करते। हमने आपको पहले ही बताया, हमारे तो परवरिश, हमारे फादर पुलिस में थे, हमारा भाई फौज में था, तो हम लोगों ने कभी जातिवाद देखा ही नहीं। ये जानते थे कि अंकल मुस्लिम है, उनके यहाँ से इफ्तार आएगा, और आंटी जो है वो क्रिश्चियन है, उनके यहाँ से क्रिसमस केक आएगा, इतना तक जानते थे, जाति नहीं जानते थे। एग्जिट पोल आया है और जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति दिखाई गई है, उस पर आपको क्या कहना है? जितनी आप लोगों ने मेहनत की है और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं तो 10 तारीख का इंतज़ार कर रही हूँ। एग्ज़िट पोल में आप जान ही रहे हैं बंगाल में बीजेपी की सरकार कितनी भारी बहुमत से बन रही थी, तो एग्ज़िट पोल पे भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक बार पूछ लेते हैं यूपी में 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस का वोट शेयर बहुत अधिक बढ़ेगा। आपको सब बहुत ही एक चौंकाने वाले रिज़ल्ट आने वाले हैं। जहाँ तक हम लोगों को मालूम है, आकलन है, वहाँ पे करीब 35 से 40 सीट का आकलन का अनुमान हो रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सुरहिता करीम, कांग्रेस की जोनल प्रवक्ता हैं गोरखपुर से। ज़बरदस्त तर्क देती हैं और तथ्यों के साथ रखती हैं। इनकी मुखरता, इनकी पहचान है। गोरखपुर पोस्ट की तरफ से लगातार प्रश्न किए जा रहे थे, कहीं भी घुमाते नज़र नहीं आ रही थी, लगातार हमारे प्रश्नों का जवाब दे रही थी। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।